वोट चोर गद्दी छोड़। और जब अमित शाह ने भी जो बिल पेश किया तब भी जो तड़ी पार के नारे लगे। चुनाव आयोग कुछ भी अपराध कर दे उनके ऊपर मुकदमा दर्ज भी नहीं हो सकता। ये छोटे छोटे कट मार करके संविधान की हत्या की जा रही है। मोहल्ले के मोहल्लों को आपने हमने सबने वीडियो देखी है कि पुलिस के लोग खड़े हो जाते हैं और वो डराने धमकाने शुरू करते हैं। उनको पोलिंग बूथ तक नहीं जाने दिया जाता। 1,250 वोट ऐड वो हैं जो ऐड किए गए हैं, जो नकली हैं। एक एक कमरे में 120 आदमी रह रहे हैं। ये संभव है? 10 बाई 10 का कमरा है, उसमें 120 आदमी रह रहे हैं। एक एक आदमी के 5-5 जगह वोट है एक ही विधानसभा में। अभी तो उन्होंने बताया हो सकता है 10 विधानसभा में और भी हो। 1,000 तरीके इस्तेमाल कर करके चुनाव चोरी किया जाता है। प्रधानमंत्री पे इतने आरोप लगे, क्या उनकी आज तक कोई इंक्वायरी हुई है? पिछले 11 साल में कोई पूछताछ हुई? किसी थाने में उनको बुलाया गया? लेकिन अब वो तो वोट का अधिकार जो है बाबा साहब ने दिया था उसको भी खत्म किया जा रहा है। तो अब तो बाबा साहब का जो संविधान है उसकी जड़ ही उखाड़ के फेंक देनी चाहते हैं ये लोग। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ कांग्रेस के ओबीसी के चेयरमैन अनिल जैन साहब हैं, सामाजिक न्याय के पुरोधा, सोशल जस्टिस को लेकर लगातार इनका जीवन में लंबा संघर्ष रहा है। अब जो स्थिति बनी है, संसद में एक बिल पेश किया गया है जिसमें कहा जा रहा है कि अगर आप पर एफआईआर हुआ और 30 दिन आप जेल में रहें या फिर आप जुडिशियल कस्टडी में रहें या रिमांड पर रहे, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। क्या होगा इसका इम्पैक्ट? लोग कह रहे हैं कि पहले ही 2 साल वाले मामले में दलित पिछड़े लोगों को की सदस्यता जाती रही है, और ऐसे में जिस देश में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जातिवादी मनुवादी लोग की भरमार है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आज भी बहुसंख्यक जज नहीं है, चुनाव आयोग में अभी भी दलित पिछड़े किसान आदिवासी अल्पसंख्यक का कोई चुनाव अधिकारी नहीं बन पाया है, सुप्रीम कोर्ट में सोचिए 79 साल बाद एक दलित समाज के जज ने एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन लागू कर दिया है। तो क्या ये जो 30 दिनों का मामला ये ट्रांसपेरेंट रहेगा? और राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, मैंने यात्रा कवर भी की है। इस यात्रा में दलित पिछड़े किसान आदिवासी अल्पसंख्यकों की भरमार है, और सवाल है कि क्या जाट पटेल मराठा गुर्जर जो किसान जातियां हैं उनकी भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इस बिल की वजह से अटक जाएगा? और सबसे बड़ी बात, एससी एसटी रिजर्व सीट पर लड़ते हैं, अगर एससी एसटी का सीट जाएगा तो कोई एससी एसटी ही चुन के आएंगे। क्या जनरल पर जो ओबीसी के लोग चुनाव जीत कर आते हैं, क्या उनको फंसा दिया जाएगा? क्या उनकी सदस्यता सिर्फ इसलिए रद्द कर दी जाएगी कि किसी ने केस दर्ज करवा दिया? दो बड़ी खबरें आई है। अभी एक गुप्ता जी को आजीवन कारावास हुआ है। गुप्ता जी एक साधारण वकील थे और उन्होंने 29 लोगों पर एफआईआर दर्ज करा दिया था, किसी पर रेप का, किसी पर लूट का। एक अभी दुबे जी कानपुर से पकड़े गए हैं। दुबे जी ने पूरा एफआईआर का साम्राज्य खड़ा किया था, जिसके ऊपर मन होता था एफआईआर करा देते थे, बाद में वो पैसा लेते थे। भारत के पुलिसिया सिस्टम के बारे में कहा जाता है कि ये शोषित वंचित को फंसाता है और अमीरों को बचाता है। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका। आपकी पार्टी के सांसद नरेंद्र मोदी को संसद में कह रहे हैं चोर गद्दी छोर और तरी पार। मैं वीडियो सुना दे रहा हूं। सदन के पटल पर रख सकते हैं। इस सत्र की समाप्ति की ओर अग्रसर हैं। कहा जा रहा है कि आप लोग प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं वोट चोर गद्दी चोर। शंभू जी, हम्म। जिस तरह से पिछले 11 साल में संविधान की धज्जियां उड़ाई गई हैं और एक बार फिर से इस देश में मनोवादी व्यवस्था लागू करने की कोशिश की गई है, और उसके कोशिश क्या की गई है कि उसके कई कदम ऐसे हैं जिससे हो गई है काफी स्थानों पे। तो उस समय अगर सदन में जो सांसद हैं, जिस सदन में कभी नारा लगता था मोदी मोदी करके जब मोदी जी आते थे, आज ये नारा जो लग रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। और जब अमित शाह ने भी जो बिल पेश किया तब भी जो तड़ी पार के नारे लगे, वो दिखाता है कि इस सरकार की जो मॉरल, जो एक होती है ना वैल्यू, नैतिक बल, वो समाप्त हो चुका है। मैं अभी शाम को एक वीडियो भी देख रहा था यूट्यूब की, जिसपे एक रिपोर्टर बाजार में ऐसे रैंडमली घूम रहा है और लोगों से पूछ रहा है। 80 से 90% जो बाजार में घूमते लोग हैं रैंडम, उन्होंने कहा कि हमें इस चुनाव आयोग पे अब बिल्कुल विश्वास नहीं रहा। तो चुनाव आयोग में पहले जो 3 सदस्य बनते थे
वो ऐसे बनते थे कि उसमें एक प्रधानमंत्री, एक लीडर ऑफ अपोजिशन और एक सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता था, ये तीन लोग मिलकर के उसको नाम तय करते थे। मोदी जी ने वो पूरा का पूरा कानून बदल दिया और अब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं रहेगा उसमें, ऐसा कर दिया। तो मोदी जी रहेंगे, उनका एक कैबिनेट मिनिस्टर रहेगा और एक लीडर ऑफ अपोजिशन। तो पहले ही जब दो लोग एक तरफ हो जाएंगे तो आपको पता है कि किस तरह का चुनाव आयोग बनेगा और किस तरह के उसके सदस्य बनेंगे। एक कानून इन्होंने और बदला, और वो ये बदला कि चुनाव आयोग कुछ भी अपराध कर दे, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज भी नहीं हो सकता, कार्रवाई तो बाद की बात है। तो इस तरह के जो संविधान में जो बदलाव आ रहे हैं ये सर कानून वो कब आया, 2023 में? जी, के चुनाव आयोग के ऊपर आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। जैसे ओ, राष्ट्रपति होता है ना, उसको बिल्कुल एग्जम्प्ट किया होता है, तो ऐसे ही जी जी, चुनाव आयोग के। गवर्नर और राज्यपाल, जी गवर्नर और जी, राष्ट्रपति इम्यून है। हाँ। वो और उसके पीछे तर्क ये दिया गया ताकि वो बेखौफ होके काम करे। तो बेखौफ होके क्या काम कर रहे हैं वो कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो एक चाइनीज कहावत है, उसको कहते हैं ए डेथ बाय थाउजेंड कट। तो वहां पे जो किसी को मृत्यु दी जाती है, वो एक बार नहीं कि एकदम फरसा चढ़ाया और गला काट दिया, उसमें 1,000 छोटे छोटे कट मारे जाते हैं और फिर इस प्रकार से मृत्यु की जाती है। तो ये संविधान में, ये जो मैंने आपको दो अभी तो उदाहरण बताए, इसके और भी कई उदाहरण हैं। ये छोटे छोटे कट मार करके संविधान की हत्या, वो जो चाइनीज तरीके से की जा रही है, ये सब लोग अब समझने शुरू हो गए हैं। आपने देखा पिछले 11 साल में एनएफएस, एक दलित, ओबीसी या कोई जो भी हमारे रिजर्व कैटेगरी का बच्चा जाता है, सारी क्वालिफिकेशन है, उसको जो एमए की डिग्री चाहिए वो एमए की डिग्री है उसके पास, पीएचडी चाहिए पीएचडी है, 5 साल का अनुभव चाहिए वो 5 साल का अनुभव है। उसके बावजूद भी उसको एनएफएस कर दिया जाता है, नॉट फाउंड सुटेबल। तो ये जो नए नए इन्होंने तरीके, जो दलित पिछड़ों के एक किस्म का नया मनुवाद शुरू कर दिया। और सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज, उसकी फीस इतनी ज्यादा हो चुकी है कि एक मध्यम वर्गीय जो है परिवार, अगर उसके दो बच्चे हैं तो अपने बच्चों को वो इंजीनियरिंग कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में, प्राइवेट की बात ही नहीं कर रहा जहाँ फी बेतहाशा फीस होती है, वो सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज और सरकारी मेडिकल कॉलेज में या आईआईएम में भी अपने बच्चों का पढ़ा नहीं सकता। तो इस तरह की हालत इन्होंने कर दी। और एक सर समय था। पहले से ही ईवीएम पर सवाल उठते थे। राहुल गांधी जी ने एक बड़ा काम तो किया है, आप तो उनके करीबी नेताओं में से हैं। जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा था कि बड़ा बम फटेगा, परमाणु बम फटेगा। इसका इम्पैक्ट भी हो रहा है देश भर में जो है, लोग इसको समझने भी लगे हैं। बिहार में जो यात्रा है, मैं यात्रा कवर भी करके, और ज्यादातर बीकर सेक्शन के, शोषित समाज के लोग हैं, वंचित समाज के लोग हैं, 90% लोगों का समर्थन राहुल जी को मिल रहा है। अगला क्या कदम होगा? क्या आप लोग इस मुद्दा को राष्ट्रीय मुद्दा बनाएंगे, नेशन वाइड कैंपेन चलाएंगे? देखिए, जिस तरह से चीजें निकल करके आई हैं, और राहुल जी ने तो जिसको कहते हैं ना टिप ऑफ द आइसबर्ग, एक छोटी सी चीज निकाली है कि किस तरह से वोट बढ़ाए जाते हैं। तो ये जो चुनाव चुराने का जो तरीका है, वो भी, वो कहते हैं ना डेथ बाय थाउजेंड कट, तो वो 100 कट मार करके चुनाव चुराया जाता है। तो राहुल जी ने 5 तरीके बढ़ा बताए जिसके तरीके से ये नकली वोट जो है, एक विधानसभा में 1,02,50 वोट बढ़ा दिए इन्होंने। एक विधानसभा में सोचिए, जहां हार जीत 15-20 हजार, अक्सर 10 से 20 हजार के बीच की हार जीत होती है, 1,02,050 वोट ये तो बढ़ा दिए। इसके अलावा जो बिहार में चल रहा है वो है डिलीशन। जिन लोगों के वोट हैं और जो इनको लगता है कि बीजेपी का वोट नहीं देगा, उनके वोट काटे जाते हैं। उसका तो राहुल जी ने अभी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र ही नहीं किया। और उसके बाद जिन लोगों के वोट रह भी जाते हैं, किसी का पोलिंग बूथ 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर डाल दिया जाता है। अगर बुजुर्ग आदमी है बेचारा कैसे जाएगा। कुछ लोगों को, मोहल्ले के मोहल्लों को, आपने हमने सबने वीडियो देखी है कि पुलिस के लोग खड़े हो जाते हैं और वो डराने धमकाने शुरू करते हैं, उनको पोलिंग बूथ तक नहीं जाने दिया जाता। जो पोलिंग बूथ तक पहुंच जाते हैं उनको कहा जाता है कि तुम ये क्या आईडी लेके आए, वो कहते हैं हम तो वोटर आईडी कार्ड लेके आए। बोले नहीं, ये नहीं चलेगा, आधार लेके आओ। वो आधार भी ले आते हैं, फिर उनको कहते हैं नहीं आधार भी है, वोटर आई कार्ड भी, अपना पैन कार्ड भी लेके आओ। तो इस तरह से हरास करके उनके वोट डलने नहीं दिए जाते। तो हजारों तरीके हैं जिनकी तरफ से चुनाव को चोरी होती है।
और अब जनता जो है, क्योंकि राहुल जी ने कोई ऐसी हवा में आरोप नहीं लगाया, उन्होंने बाकायदा वोटर लिस्ट लेकर के, चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट लेकर के उसमें साबित किया है कि इस एक विधानसभा में 1,250 वोट ऐड वो हैं जो ऐड किए गए हैं, जो नकली हैं। एक एक कमरे में 120 आदमी रह रहे हैं, ये संभव है? 10 बाई 10 का कमरा है, उसमें 120 आदमी रह रहे हैं। एक एक आदमी के 5-5 जगह वोट है एक ही विधानसभा में, अभी तो उन्होंने बताया, हो सकता है 10 विधानसभा में और भी हो उसके। तो जैसे 7 फेस में आपके उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, तो भाई एक विधानसभा में उसने एक फेस में डाला, अगले फेस में उसका दूसरी विधानसभा में वोट है, फिर तीसरे में है, 5-5 जगह। तो कितने बड़े पैमाने पे ये चोरी हो रही है, ये सब लोगों ने देख लिया। और जो भी न्यूट्रल लोग हैं, जो देशभक्त हैं, जो देश का भला चाहते हैं, जो अंधभक्त नहीं है, वो सब के सब आज के समय में राहुल जी के साथ खड़े हैं। और जो बिहार में आपने यात्रा का जिक्र किया, ऐसा रेस्पॉन्स राहुल जी को 1 साल 1.5 साल पहले अगर वो यात्रा करते मिल सकता था, क्योंकि तब तक लोगों को मालूम ही नहीं था कि इस देश में हो कैसे रहा है। लोग ये देखते थे और आप भी दिखाते थे, भाई आगरा में मोदी जी की रैली हो रही है, पंडाल बिल्कुल खाली है, कुर्सियां खाली पड़ी हैं, वो खाली कुर्सियों में भाषण दे रहे हैं, अमित शाह जी का भाषण चल रहा है रैली में। लोग बाग उनका भाषण शुरू होने से पहले ही उठ करके आ गए, किराए के लोग थे, बोले जी हमें तो अब तक कई पैसे मिले थे, आगे तक के तो पैसे मिले नहीं, अब क्यों बैठे। उसके बावजूद वो चुनाव जीत जाते थे, तो सब लोग हैरान होते थे। ईवीएम के ऊपर भी प्रश्न है, और हमारे कई साथी आपने देखा, उन्होंने ईवीएम के ऊपर कितनी बड़ा जबरदस्त आंदोलन चला रखा है कब से। तो ये एक तरीका नहीं है जिससे ये चुनाव चोरी होता है, 1,000 तरीके एक साथ इस्तेमाल कर करके चुनाव चोरी किया जाता है। जी। ये जो नया बिल आया है उसको कैसे देख रहे हैं? जो ये जो बिल आया है कि एफआईआर हुआ 30 दिन पर आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, इसका क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? ये तो देखिए अमित जी, शाह कह रहे हैं कि इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, ईमानदारी आएगी। दुनिया में कहीं भी इस तरह से नहीं होता कि जब तक कोई जैसे आपने खुद अपने शुरू में अपना जब आपने प्रस्तावना की, वीडियो की शुरुआत की, तब बताया कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो एफआईआर कर देते हैं, जिनका पेशा ही एफआईआर करना है, और वो धन कमाते हैं। तो पॉलिटिक्स में जो लोग हैं उनके ऊपर अक्सर झूठी एफआईआर होती है। और झूठी एफआईआर में अब आपने देखा, सत्येंद्र जैन का दिल्ली में मामला, क्योंकि मैं उस विधानसभा में रहता हूं, आम आदमी पार्टी का मंत्री था, आज उसको इतने साल की जेल के रहने के बाद ये उनको बता दिया गया कि भाई आप जो है, आप पे कोई आरोप साबित नहीं होता। हमने सबने भी कुछ दिन पहले खबर आई थी उन पे साबित हो गया कि कोई भी, और वो इतने साल जेल में रहे। और ईडी का कानून तो आपको पता है कैसा है। ईडी में तो ये कहा जाता है कि जिसके ऊपर आरोप लगा वो साबित करे कि वो उसके ऊपर जो जो आरोप लगाएगा वो झूठा है। बाकी जगह तो ये होता है कि भाई जो प्रोसिक्यूटर कर रहा है उसको साबित करना है अपराध। लेकिन ईडी में उल्टा है, ईडी में जिसके ऊपर आरोप लगा उसको अपने आप को ये करना है कि जी मेरे ने कोई अपराध नहीं किया, मैं मासूम हूं। तो इस तरह के नए नए ये जो कानून बन रहे हैं, उसकी वजह से वो सिर्फ एक ये एक एक कदम करके तानाशाही की ओर ये जा रहे हैं कि कैसे। अब जैसे आपने देखा कि झारखंड के अपने मुख्यमंत्री वो इतने दिन जेल में रहे, अगर ये कानून लागू होता तो उनको तो बर्खास्त कर दिया जाता। दिल्ली के रहे। जी। एक आपने और चीज लेकिन देखी, जब यूपीए की सरकार थी तो यूपीए के कैबिनेट मिनिस्टर भी जेल गए। आपने पिछले 11 साल में एक कैबिनेट मिनिस्टर जेल जाते हुए देखा? आरोप तो बहुत लगे आप भी, हम्म, इनको ऊपर प्रोसिक्यूशन ही नहीं होता। तो उन्हीं की सरकार है, इसलिए तो वो बिल ला रहे हैं कि आरोप मतलब किसी पर एफआईआर हो, आरोप के लिए नहीं दे रहे हैं। वो आरोप लगने से कुछ नहीं होता है, कह रहे हैं एफआईआर किसी को हो जाए, चाहे बकरी चोरी का हो जाए, भैंस चोरी का हो जाए, साइकिल चोरी का हो जाए, आप पर एक एफआईआर हो जाएगा और आपको हटा दिया जाएगा मंत्री से, एमएलए से, एमपी से। हाँ, वो एक छोटा सा जो डिस्ट्रिक्ट का मजिस्ट्रेट है, वो पुलिस को 31 दिन की रिमांड दे देगा, या जुडिशियल उसमें कस्टडी में कर देगा 31 दिन के लिए, और खत्म, उसी दिन खत्म। चाहे वो कोई मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो। ऐसे नहीं होता। ऐसे तो तो वो वो तो जो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी। प्रधानमंत्री खुद भी इसके दायरे में आना चाहते हैं। नहीं, आना तो चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पे इतने आरोप लगे, क्या उनकी आज तक कोई इंक्वायरी हुई है पिछले 11 साल में? कोई पूछताछ हुई? किसी थाने में उनको बुलाया गया? प्रधानमंत्री पर तो इंक्वायरी नहीं होती।
किसी की हिम्मत ही नहीं है कि उनको थाने में बुला ले। लेकिन अपने यहाँ तो सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, चुनाव आयोग सब बहुत निष्पक्ष लोग हैं। देखिए, ऐसा है कि राहुल जी जिस बात को कह रहे हैं, भारत का एक पावर स्ट्रक्चर है ना, शक्ति संरचना, उसमें ये थानेदार भी नहीं आता कहीं। हमें लगता है इस सिपाही का राज चल रहा है, इस एमएलए का राज चल रहा है, इस मंत्री का राज चल रहा है। जो एक्चुअल पावर स्ट्रक्चर है वो सुप्रीम कोर्ट है इस देश का, या ये जो मनु कॉरपोरेट वर्ल्ड है, ये जो पूंजीपतियों का जो जगत है, जिसमें सिर्फ एक जिसको कहते हैं सवर्ण वर्ग के लोग हैं, उसमें दलित पिछड़े आदिवासी है ही नहीं। ये लोग, इनके हाथ में असली सत्ता की शक्ति है और ये चला रहे हैं। और ये अपने मनमाने, इन्हीं के हाथ में मीडिया, 2,500 चैनल हैं। आप जैसे लोग बोलते रहते हैं, आप जैसे क्या साबित हो जाए, नक्कार खाने में तूती। ठीक है, तो सारी की सारी पावर इनके पास है। जो मनुवादी व्यवस्था है उसमें क्या होता है, पावर जो है वो सवर्ण समाज के पास रहती है। आज भी जो मनुवादी व्यवस्था है इस देश में, और सवर्ण जो मनुवादी मानसिकता के सवर्ण है, मैं सभी सवर्ण का नाम नहीं ले रहा, उनके हाथ में सत्ता है। और आज भी दलित पिछड़े आदिवासी, जो शूद्र का क्या मतलब था, शूद्र मतलब मजदूर जो श्रम करेगा, आज भी 99% जो श्रम है, जो श्रम वाले कार्य हैं, जो शूद्र वाले कार्य हैं, वो वही दलित पिछड़े आदिवासी कर रहे हैं। तो व्यवस्था, बाबा साहब ने एक ही बात कही थी कि मैं वोट का अधिकार दे रहा हूं तो शायद पॉलिटिकल इक्वलिटी आ जाएगी, लेकिन सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वलिटी अभी बरकरार है, वो भी ठीक बराबर होनी चाहिए। लेकिन अब वो तो वोट का अधिकार जो है बाबा साहब ने दिया था, जो पॉलिटिकल इक्वलिटी की कोशिश थी, उसको भी खत्म किया जा रहा है। तो अब तो बाबा साहब का जो संविधान है उसकी जड़ ही उखाड़ के फेंक देनी चाहते हैं ये लोग। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि आपके पास सबूत है तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? ये सबके सामने सबूत रखे गए हैं, सुप्रीम कोर्ट को क्या नजर नहीं आ रहा? सुप्रीम कोर्ट में कोई शिकायतें नहीं की गई, समाजवादी पार्टी ने क्या एफिडेविट नहीं दिए हैं, क्या कार्रवाई है? मैंने आपको बताया ना, ये व्यवस्था ऐसी है। आप वो क्या बोलते हैं उसको, एक हिंदी का भी उदाहरण है कि मुंसिफ भी वही और वो पुलिस वाला भी वही, सब मतलब टोटल जो पावर स्ट्रक्चर है वो मनुवादी लोगों के हाथ में है। तो आप कहीं चले जाइए, राहुल जी अगर दलित पिछड़ों की आवाज नहीं उठा रहे होते, उनके अधिकारों के लिए नहीं लड़ रहे होते, तो ये बहुत अच्छे आदमी थे, इनकी तारीफ होती। लेकिन क्योंकि ये दलित पिछड़ों की लड़ाई, और जो भी लड़ते हैं, बाबा साहब को क्या कम गालियां मिली? जो भी दलित पिछड़े की दवाई लड़ेगा, आप लड़ते हो, आपको क्या कम गालियां मिलती हैं, या मेरे को कम गालियां मिलती हैं सोशल मीडिया पे? जो भी लड़ाई लड़ेगा उसको गालियां मिलेंगी, और गालियां नहीं मिलेंगी उसके ऊपर केस भी दर्ज होंगे। राहुल गांधी पर 38 एफआईआर हो चुकी हैं, एक एफआईआर अभी बिहार में दर्ज हुई। राहुल गांधी मिलने जा रहे थे दलित छात्रों से अंबेडकर छात्रावास में। अब ये भी इस देश में अपराध है, एफआईआर होगी राहुल जी के ऊपर। तो ये आप समझिए पूरी की पूरी व्यवस्था। मेरा मानना यह है कि जब कोई मनुवाद के खिलाफ लड़ता है तो पूरे ब्रह्मांड की मनुवादी शक्तियां जो है ना, वो गोलबंद हो जाती हैं, एकजुट हो जाती हैं, और वो उस व्यक्ति या उस ग्रुप या उस पार्टी, आज बहन जी मायावती चुप क्यों है? सोचने की बात है, कितनी लड़ाका थी वो, आज उनको चुप रहने के लिए नहीं, किसने मजबूर कर रखा है? उन्होंने ट्वीट किया है कि ये इस बिल से तो एससी, एसटी, ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यक को राजनीति से बाहर कर दिया जाएगा। मेरा मानना यह है कि बहन जी आज भी अंदर से लड़ाका है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिसकी वजह से वो नहीं बोल पाते। तो दलित पिछड़ों का इसी तरह से इलाज किया जाता है, जो बोलता है मनुवाद लेकिन के सर, खिलाफ। आप जितना बोल रहे हैं उतना समर्थन भी, मैं रैली में आया हूं, आपके रैली में जो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की रैली है इंडिया गठबंधन की, उसमें तो जनसैलाब उमड़ है। आज तक ऐसा देखा ही नहीं गया था बिहार में इस तरह का मूवमेंट। आप कब शामिल हो रहे हैं उसमें? क्या आपका, क्या आप ओबीसी के चेयरमैन होने के नाते शामिल हो रहे हैं उस रैली में? जी मैं, अखिलेश ऐसा है यादव कि उसमें शामिल होने वाले हैं। जी जी जी, नहीं, हम आज तो टेक्नोलॉजी का युग है, तो हम्म। मेरे को वहां पे जरूरी नहीं है कि मैं वहां शामिल हूँ। जो भी मेरा संगठन है वहां पे डे 1 से लगा हुआ है सासाराम से। और हम्म। अभी 26 तारीख को एक फूल परास में एक संविधान सम्मान कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें कर्पूरी जी को, जननायक कर्पूरी ठाकुर और मंडल जी को याद किया जाएगा। 28 हम्म। तारीख को मोतिहारी में एक कार्यक्रम होने वाला है, संविधान हम्म। सम्मेलन।
और लगातार हमारे जो पिछड़े अति पिछड़ा जो हमारा संगठन है, उसके हम्म। हमारे जो वहाँ के अध्यक्ष हैं, शशि भूषण अपने प्रजापति जी, जो अति पिछड़ा हम्म। जो हमारा डिपार्टमेंट है बिहार का, वो लगे हुए हैं अपनी टीम के साथ। जो अनुराग चंदन जी हैं, जो ओबीसी डिपार्टमेंट के हेड हैं, वो लगे हुए हैं। तो पूरी की पूरी टीम जो है वहां पे, डॉक्टर सुधांशु इस समय आज वहीं गए हुए हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम किया मुंगेर में, डॉक्टर सुधांशु जी ने, आप जानते हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। तो लगातार हम्म। हमारे लोग इस यात्रा से जुड़े हुए। विश्वकर्मा समाज ने बहुत बड़ा समर्थन दिया। लेकिन जनता जो सड़कों पर है, बकायदा मैंने 1.5 घंटे का सर्वे किया है, वो भी शोषित वंचित समाज के 99% लोग शोषित वंचित समाज के लोग हैं। तो क्या कांग्रेस के प्रति जो समर्थन बढ़ा है दलित बैकवर्ड का, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है, जो नेता आपके लिए लड़ेगा, जनता उसके साथ होगी। बाबा साहब इस देश के दलितों पिछड़ों के लिए लड़ते थे, तो सब बाबा साहब को इसलिए तो मानते हैं ना, क्योंकि वो लड़ते थे। लोहिया जी लड़ते थे। इसी तरह आज के समय में राहुल गांधी दलित पिछड़े आदिवासी उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो स्वाभाविक है, जो इस देश के दलित पिछड़े आदिवासी देर सवेर जैसे उनको समझ में आएगा, भाई ये 2,500 चैनल उनको एक तरफ ब्रेन वॉश करके रखे, अलग बात है। लेकिन जैसे ही उनको समझ में आया कि एक तो हमारे पास हजारों साल से तलवार के दम पे हमारे ऊपर राज होता था, अत्याचार होते थे, हजारों साल के बाद पहली बार 26 जनवरी 1950 में हमें एक वोट का अधिकार मिला। अब वो भी हमसे छीना जा रहा है। हमारी सोइयों पिस्तरों ने, हमारी पीढ़ियों ने, हमारे बुजुर्गों ने कितने अत्याचार सहे हैं, कितनी जलालत, कितनी उनको ठोकरें मारी जाती थी, भूखा रखा जाता था, शिक्षा से दूर रखा जाता था। क्या उसी तरह की वनवादी व्यवस्था दोबारा आ जाएगी क्या इस देश में? अब क्या दलित पिछड़ा 28 आदिवासी। के जो कार्यक्रम है सर आपका, उसमें राहुल जी भी शामिल हो रहे हैं? जी, उसमें शामिल हो रहे हैं। वो जो उस गांधी दिन रेस्ट है? प्रेक्षागृह है, मोतिहारी में एक महात्मा गांधी प्रेक्षागृह है, वहां पे वो हम्म। कार्यक्रम है। बड़ा हॉल है, ऑडिटोरियम है। और हम्म। उसमें जो चुनिंदा लोग जो संगठन चलाते हैं, दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के, उनकी लड़ाई लड़ते हैं, संविधान की लड़ाई लड़ते हैं, वो प्रतिनिधि सभा है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी मात्र 2,000 है। और आज जो स्थिति है, राहुल जी के नाम पे कहीं पे भी लाख आदमी आ जाते हैं, तो इतने आदमी को हम एडजस्ट नहीं कर सकते। 2,000 की कैपेसिटी है वहां हमारी। तो हम डेलीगेट चुन रहे हैं 2,000। आपने तो देखा कि हमने पहले एक बार बापू सभागार में भी, जो पटना में 3-4 प्रोग्राम किए, तो हम डेलीगेट बनाते हैं। तो हमारे कार्यक्रम में जो एक्टिविस्ट लोग हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, उनका सम्मेलन हम करने जा रहे हैं। एक एक आखिरी सवाल सर, कि ये जो कहा जा रहा है, जो विश्लेषक कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एससी एसटी को नहीं, लेकिन ओबीसी के जो लोग हैं, और खासकर जो किसान जातियां हैं, जाट पटेल मराठा गुर्जर, उनका रिप्रेजेंटेशन अभी भी राजनीति में भी बहुत कम है। अभी 50% पहुंचा है एससी एसटी ओबीसी मिलाकर। एससी का अगर किसी कैंडिडेट का कैंडिडेचर जाता है एफआईआर करके, तो वहां एससी ही आएगा, जाएगा तो एसटी का ही आएगा। लेकिन मुस्लिम और किसान जातियां, ओबीसी, अति पिछड़ा, पिछड़ा का कैंडिडेचर, चूंकि उनके पास संसाधन नहीं है, सामाजिक जागरूकता की वजह से वो एमएलए एमपी बनने लगे हैं, सारे राजनीतिक पार्टियों की मजबूरी है। लेकिन जो धनबली है, जो हार जाएगा चुनाव में, वो एक एफआईआर करा के फिर से इस्तीफा करवा लेगा। ये एक खतरा दिख रहा है। जैसे 2 साल वाले कानून से भी ज्यादातर दलित पिछड़े लोग की राजनीतिक मेंबरशिप खत्म हुई है। इसमें शंभू जी, आपकी जो बात है मैं उससे बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ, एब्सोल्युटली। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि हम्म। हमारा जो ये अति पिछड़ा समाज है, हम्म। उस पे भी गौर करने की जरूरत है। क्योंकि जो हम्म। अति पिछड़ा समाज है, जिसमें हमारा कुम्हार, प्रजापति, हमारा सैन समाज, हमारा जो है विश्वकर्मा समाज, इस तरह के समाज आते हैं, नौनिया समाज, अपना आपका अ, धानुक है, चंद्रवंशी, चंद्रवंशी है, अपना निषाद निषाद। है। हाँ, तो इन लोगों के लिए हमारा मानना ये है, और वो शायद कभी ना कभी आपको नजर भी आएगी वो चीज उसमें, कि इनको भी आरक्षण, जैसे एससी एसटी का विधानसभा लोकसभा में होता है, इनका भी आरक्षण होना चाहिए, नंबर एक। और जैसे ओबीसी, एससी एसटी के लिए, अति पिछड़ा के लिए। अति पिछड़ा के, मैं ओबीसी की बात नहीं कर रहा, मैं अति पिछड़ा हम्म। की बात कर रहा हूँ। और हम्म। जो एट्रोसिटी एक्ट जैसे एससी एसटी का है, इनके लिए भी होना चाहिए। क्योंकि ये हम्म।
वंचितों में भी बहुत ज्यादा वंचित है और इनको कोई सुरक्षा नहीं है। तो अब देखिए, जब भी सत्ता परिवर्तन होगा तो ये काम किए जाएंगे। जी। एक सवाल सर, चूंकि आप समाज वैज्ञानिक भी रहे हैं, एक लास्ट सवाल। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो जनरल कैटेगरी का रिप्रेजेंटेशन ओवर है। जी। चपरासी हो या चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मीडिया अभेद किला, वहां तो रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। थाना, पुलिस, दरोगा। सवाल ये है सर कि जो पीड़ित समाज है, और ये जाति प्रधान देश है, अब तो कृषि प्रधान भी नहीं रहा, ऐसे में जो लोग चपरासी नहीं बनने देना चाहते हैं शोषित वंचित समाज को, क्या वो बर्दाश्त कर पाएंगे कि अब लोग कोई भी पार्टी हो, चीफ मिनिस्टर, एमएलए, एमपी, तो क्या इसका तरीका आरएसएस निकाल रहा है? देखिए, आरएसएस डे वन से इस संविधान को उसके गले उतरा नहीं। जैसे ही हम्म। बाबा साहब का संविधान सबके सामने आया 26 नवंबर 1949 को, तो 30 नवंबर 1949 को संघ का जो मुखपत्र ऑब्जर्वर होता है उसमें उसका क्रिटिसिज्म हो गया कि इसमें तो मनुस्मृति है ही नहीं। तो भारत का संविधान जिसमें मनुस्मृति नहीं है वो ठीक नहीं है। तो जो लोग मनुस्मृति में इतना ज्यादा विश्वास करते हो उनको नहीं गले उतरेगा। लेकिन उससे क्या होता है, हम इस देश में चाहते हैं इंसाफ हो, और मानव को, इंसान को जन्म के आधार पे उसको क्या जो भूमिका होगी वो जन्म के आधार पे तय नहीं हो। वो उसके कैसे गुण हैं, उसमें कैसे उसके कार्य हैं, तो उसके आधार पे हो। तो बुरा मानने वाले तो बुरा मानेंगे ही। वो क्यों, जो विशेषाधिकार प्राप्त लोग हैं उनमें से मैं उनमें भी 10% इस परिवर्तन के समर्थक हैं। लेकिन हो सकता है उनमें से कुछ लोग चाहते हो कि जो उनका विशेषाधिकार है वो बना रहे। लेकिन दुनिया बदल चुकी है, अब ये ग्लोबल विलेज बनता जा रहा है। तो वो जो इस तरह का प्रयास या मुंगेरी लाल के जो सपने देख रहे हैं वो बेकार की बात है। उनको समय के साथ साथ चलना चाहिए। और विक्टर हुगो नाम का एक बहुत बड़ा फिलोसफर हुआ है, उसने कहा है कि नो पावर ऑन अर्थ, नॉट इवन द माइटीएस्ट आर्मी, कैन स्टॉप द आइडिया हुज टाइम हैज कम। यानी दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत, बड़ी से बड़ी फौज उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया हो। तो सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक न्याय एक ऐसा विचार है जिसका समय आ चुका है। और आप लोगों ने अथक प्रयास करके और कुर्बानियां दे करके और मतलब अपनी जान जोखिम में डाल करके पिछले दसियों सालों से लोगों को जो जगाने का काम हुआ है उससे दलित, पिछड़े, आदिवासी नौजवान अब जाग चुका है काफी हद तक। तो सामाजिक परिवर्तन तो होके रहेगा, चाहे कोई इसको चाहे या ना चाहे। जापान में सब जापानी है, जर्मनी में सब जर्मन है, चाइना में सब चाइनीज है। इंडिया में कोई दलित पैदा हो रहा है, कोई ब्राह्मण पैदा हो रहा है, ये क्या मतलब है भाई? ये नहीं चलेगा अब। जी। लेकिन एक आखिरी सवाल ले ली सर, लेकिन सवाल है कि खुद विदेश मंत्री जो है निर्मला सीतारमन, माफ कीजिएगा, फाइनेंस मिनिस्टर, उनके पति कह रहे हैं कि इन्होंने 79 सीटों की, दलित पिछड़ा तो वोट नहीं कर रहा है इस लिहाज से। जब सरकार चुनाव में गड़बड़ी करके आ रही, इसका मतलब समाज जागरूक है, वोट तो वो नहीं कर रहा है। मेरा मानना यह है कि चोरी तो हर सीट पे हुई है। एक भी सीट ऐसी नहीं है, चाहे विधानसभा की हो चाहे लोकसभा में हो जिसमें चोरी नहीं की गई। अब वो चोरी कितने वोटों की हुई है वो एक अलग आंकड़ा है, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं ये पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि हर विधानसभा में, हर लोकसभा में वोटों की हेराफेरी हुई है। शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत के लिए, आपने समय दिया, बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जय भीम। जय भीम सर। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।